Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you? Good afternoon. Now, student, let's start the chapter. Have you seen my first recording on the YouTube channel? Yes, ma'am. Now I will Ma'am. okay then. Now I will start from the chapter, page number 5. How do we know administration produces record? ठीक है, तो जो शुरू में हमारा चैप्टर था, ये चैप्टर का मैं तुम्हें छोटा सा शॉर्ट में बता रही हूँ फिर से बिगिनिंग से कि ये चैप्टर था हमारा हाउ, व्हेन एंड वेयर. हाउ मीन्स कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ पे हुआ. ये सारा हमें चीजें, ये सारे क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलते हैं? हिस्ट्री के. जनरली अगर हम देखें तो हिस्ट्री को लेके आपके दिमाग में क्या कंसेप्ट होता है? जो हिस्ट्री है ये किसके, बिगिनिंग से अपना चैप्टर देखो, पेज नंबर बिगिनिंग से. There was time when historian was fascinated with days. कहता है एक टाइम था कि जो हमारे हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो हिस्ट्री को लिखते हैं. They were fascinated about dates. वो डेट्स के लिए बड़े फैसिनेट रहते थे. क्यों? क्योंकि वो लिखते ही डेट्स के आगे पीछे था. मीन्स कि कौन सा राजा, कब उसकी क्राउनिंग सेरेमनी हुई, कब उसकी शादी हुई, कब वो पैदा हुआ, कब उसकी डेथ हो गई, उसके कितने प्रिंस और प्रिंसेस हुए, उसने कितनी लड़ाइयां लड़ी एंड एवरीथिंग. सो दैट्स व्हाई दे वर फैसिनेटेड अबाउट डेट्स, क्योंकि उनकी पूरी जो हिस्ट्री थी, राइटिंग स्टाइल था हिस्टोरियंस का, वो डेट्स के आगे पीछे ही रिवॉल्व होता था. लेकिन रियलिटी में क्या है, क्या हिस्ट्री हमारी, अगर हम उनके अकॉर्डिंग चले, उन हिस्टोरियंस के, तो हिस्ट्री को एक ये भी कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज द सिनोनिमस ऑफ डेट्स. सिनोनिमस क्या होता है? पर्यायवाची, एक ही वर्ड की सेम मीनिंग. तो हिस्ट्री का मीन्स डेट्स. तो आपके दिमाग में भी यही कंसेप्ट है कि हिस्ट्री, नो आई डोंट लाइक इट, इट्स सो बोरिंग. हिस्ट्री मीन्स टू क्रैम द डेट्स. बट एग्जैक्टली इट्स नॉट सो. हिस्ट्री जो है वो बोरिंग नहीं है. ये हमें डेट्स के बारे में नहीं बताती है. आज आपके हाथ में मोबाइल है, लेकिन आज आप मोबाइल पे कहाँ तक पहुंचे, पीछे क्या था, कैसे आप कौन से स्टेजेस को पार करके आज मोबाइल आपके पास आया. नो यू आर एंजॉयिंग एसी. कैसे हम एसी तक पहुंचे, किसने एसी का बारे में सोचा, किसने उसका इन्वेंशन किया. आज हम लाइट्स में है, लाइट हमारे पास पावर नहीं है तो भी हमने उसको स्टोर कर रखा है. तो वी हैव नो प्रॉब्लम, वी हैव मेड अवर लाइफ सो लग्जरियस. सो हाउ वी रीच हियर, हु हैव डन, हु हैव, how after how many efforts we reached here. तो इन सारी चीजों के जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे? पास्ट से. आज आप बैठते हो आराम से, कभी भी हम जाते हैं, घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं बाय एयर भी घूम रहे हैं, बाय ट्रेन भी घूम रहे हैं. आज अब अमेरिका में कुछ भी एक मैच हो रहा है तो आप अपने बेडरूम में बैठ के उसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो. लेकिन जब पहले ये सब नहीं था तो तब लोग कैसे ट्रेवल करते थे? तो इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर्स कहाँ से मिलेगा? हिस्ट्री से. तो हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग, हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्यों? क्योंकि हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट अवर पास्ट, कि हमारा पास्ट कैसा था, पास्ट में लोग कैसे रहते थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे. जब रेलवे ट्रैक नहीं होते थे, रेलवे लाइंस नहीं होती थी, मीन्स ऑफ जो एयर नहीं था, उस समय हमारा एक ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था. ओल्डेस्ट, व्हाट वाज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? वो था हमारा बाय सी. समुद्र से हम एक जगह से दूसरी जगह से कनेक्ट होते थे ना. तो मैं मालूम जब एक रिश्तेदार को मिलने जाते थे तो वो सारे गांव वालों को मिलने के बाद दूसरे गांव में उसके पास मिलने जाते थे. और लोग जब उसको बेचते थे ना तो बड़ा से रोते थे, गले मिलते थे. क्यों? क्योंकि वहां पे पहुंचने के लिए उसको इतना समय लगता था कि परहैप्स वी माइट नॉट सी हिम बैक. कि हो सकता है वो रास्ते में मर भी जाए और हमें पता भी ना चले, हम उसको दोबारा देख भी ना पाए. ऐसी लाइफ थी पहले. तो ये कैसे पता चला आपको? जब हमने अपनी हिस्ट्री के बारे में देखा. क्लियर? अब इसमें उन्होंने फिर एक हमारी फिगर बनाई है. पहले फिगर में बताया कि जो ब्रिटानिया क्या था? ब्रिटिश का सिंबल था, एक पावर का. तो उसको हमारे अपने शास्त्र दे रहे हैं. फिर पहली बार मैपिंग हुई. ये सारा मैंने आपका यूट्यूब पे डाउनलोड किया हुआ है, ठीक, अपलोड किया हुआ. अब आपका मैंने पढ़ा रही यहाँ से, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड. इससे पहले थोड़ा सा है व्हाट इज कॉलोनियल. कॉलोनियल क्या होता है? हमारा पीरियड के बारे में बताया कि कॉलोनियल कौन सा पीरियड होता है? कॉलोनियल वो पीरियड होता है जब एक पावरफुल नेशन किसी दूसरे वीकर नेशन पे अपना रूल सेटअप कर लेता है. फिर वो अपने हिसाब से वहां पे सारे चेंजेस करता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे. फिर वो और सारे लोगों के जो हमारे टेस्ट होते हैं उसको चेंज करता है, वैल्यूज को चेंज करता है, कस्टम्स को चेंज करता है. तो वो हमारा सारा रेवेन्यू कलेक्ट करता है, उसी से वो अपने एक्सपेंडिचर्स भी मीट करता है. अपन हमारी कंट्री से सारी चीजें सस्ते दामों पे परचेज करके अपने देश पे महंगे दामों पे बेचता है. तो जब इस प्रकार के सारे चेंजेस होते हैं तो उसको पीरियड को बोला जाता है कॉलोनियल पीरियड. क्लियर? नाउ अब आगे
पेज पे है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। कहते हैं कि जब हमारा एक इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, अगर हमने अपनी हिस्ट्री को जानना है तो हमें हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है। सबसे पहला सोर्स है जो हमारे पास, वो ये था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल ओवर करते थे तो ब्रिटिशर्स की एक हैबिट थी कि वो जो भी काम करते, छोटा सा एक सर्कुलर भी निकालते, छोटी सी कोई प्लानिंग करते, कोई पॉलिसी बनाते, कोई रेवेन्यू कोई नया टैक्स लगाते, कुछ भी वो करते, वो हर एक चीज को रिटर्न में प्रिजर्व करके रखते थे। उनका मतलब था कि जब सारी इंस्ट्रक्शंस फाइल हो जाएंगी, रिटर्न में हो जाएंगी, फिर हम उसके ऊपर एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है, तो हम उस पर एक सुधार कर सकते हैं। तो जिसके चलते जो ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड्स हमारे लिए प्रिजर्व करके रखे हैं, वो हमारा एक सोर्स बन जाता है कि हिस्ट्री को जानने के लिए। दिस कन्वर्जन प्रोड्यूस्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मीमोज। मीमोज क्या होता है? वो फाइल जो एक ऑफिस से दूसरे फाइल में जाती है। नोटिंग्स क्या होता है? नोटिंग्स होती है ब्रीफ, जो भी हमने प्लान बनाया उसका पूरा ब्रीफ तैयार करके उसको प्रिजर्व करके रखना। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स की एक हैबिट थी कि वो जो भी प्लानिंग करते, जो भी पॉलिसी बनाते, जो भी डिबेट्स होता था उनका जो टॉपिक के ऊपर, जैसे उन्होंने पूरा जो भी प्लान करते वो सारा रिटर्न में प्रिजर्व करके रखते थे। और फिर उसके बाद उसके ऊपर डिबेट्स होती थी कि ये चीज गलत है, इसको और अच्छा करना चाहिए, इस चीज में हमें कम इनकम होगी, इसको और बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा करके जो क्या करते थे, उसके ऊपर दोबारा डिबेट्स करके उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते थे। ठीक है, अब सेकंड पैरा, द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। अब उन्होंने सारे जितने भी थे जितने भी उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट जो भी था वो सारे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखते थे। अब प्रिजर्व तो कर लिया, उसको संभाल तो लिया, लेकिन उसको संभाल कर रखने के लिए एक जगह भी चाहिए होती थी। तो वो जगह कौन सी होती थी? कलेक्टरेट का ऑफिस हो गया, तहसीलदार का ऑफिस हो गया, कमिश्नर का ऑफिस हो गया। तो वो सारे अपने रिकॉर्ड्स थे वहां के उनके ऑफिस में, प्रोविंशियल उसको प्रिजर्व करके रख लेते थे। फिर ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स, कहते सभी के ऑफिस में, कलेक्टर का ऑफिस है, तहसीलदार का ऑफिस है, फिर कमिश्नर का ऑफिस है, इन सारे ऑफिस में एक रूम होता था अलग से, जहां पे ये सारे जो रिटर्न में रिकॉर्ड्स होते थे उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था, और इसको क्या बोला जाता था? रिकॉर्ड रूम्स। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक archives and museums were also established to preserve important records। कहता है इन सारी चीजों को और अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनी, जिनको क्या बोला जाता है? आर्कीव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व दिस इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in early years of the 19th century can still be read in the archives। कहता आज भी अगर हम चाहे ना, जो लेटर्स एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में जाती थी, रिकॉर्ड्स आज भी वो हमारे प्रिजर्व्ड हैं। दिल्ली में म्यूजियम है, वहां पे ये आज भी प्रिजर्व्ड है। आज भी हम वहां पे जाके उन सारी लेटर्स को चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पैरा, in the early years of the 19th centuries these documents were carefully copied and carefully written by the calligraphers। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जो हम सारे रिकॉर्ड को हम रख रहे हैं, इसको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो कल को कभी भी हम इसको पढ़ना चाहे तो ये पढ़े जाने चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसको अगर हमें प्रिजर्व करके रखना है तो हमें इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना होता है। तो उसके लिए उन्होंने स्पेशल पर्सन हायर किए। इस फील्ड के स्पेशल पर्सन होते हैं those who have the art of beautiful handwriting। such type of persons are known as calligraphers। पागल मेरे सराने बैठा। those who have the art of beautiful handwriting they are known as the calligraphers। तो ब्रिटिशर्स ने calligraphers हायर किए, जिन्होंने इन सब की सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिख के एक एक कॉपी प्रिजर्व करके रख दी। फिर जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस हमारी प्रैक्टिस में आने लगी, तो फिर इस जो एक एक कॉपी थी उसकी खूब सारी मतलब कॉपीज बना के रख ली। क्लियर? अब आगे चलो, पेज टर्न करो। सर्विस बिकम इम्पोर्टेंट। अब जैसे मैंने शुरू में उस यूट्यूब में बताया था, जैसे इंडिया के ऊपर रूल ओवर सेटअप करने पड़ा, तो रॉबर्ट क्लाइव ने रैंडल को बोला कि अगर हमें इंडिया के ऊपर रूल ओवर करना है तो हमें पहले इंडिया को जानना पड़ेगा कि इंडिया कैसी है, इंडिया में कितने नेचुरल रिसोर्सेज है, कहाँ से हम ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, कौन सी जमीन ज्यादा फर्टाइल है, यहाँ कल्टीवेशन की कहाँ पे ज्यादा चांसेस है, कितनी मतलब वहाँ है। इन सारी चीजों को जानने के लिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रॉबर्ट क्लाइव ने रैंडल को बोला कि तुम्हें इंडिया की मैपिंग करनी पड़ेगी, पूरी उसकी बाउंड्री सारी मुझे चीजें बतानी पड़ेगी। तो इसके चलते 1782 को
रैंडल ने क्या किया कि इंडिया का फ्रंटिस पीस, पहला पीस तैयार किया, और जिसको चलते उन्होंने उसको प्रिजर्व किया और इंडिया के बारे में जानना शुरू किया। अब जो था ब्रिटिशर्स को था कि उनकी एक और हैबिट थी कि वो हर एक चीज को पहले डिटेल में जानते थे, फिर उसके ऊपर एक्शन लेते थे। इसी के चलते उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के सर्वेस करना शुरू कर दिए। By the earlier 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country in the villages. कि इंडिया में कितने गांव हैं, ठीक है, फिर कितने रेवेन्यू सोर्सेज हैं, कितनी लैंड कल्टीवेशन हो सकती है, कितने फॉरेस्ट हैं जिसके ऊपर हम अपना रेवेन्यू लगा के यहाँ से कमा सकते हैं। The effort was to know the topography. Topography क्या होती है? Physical features of India. हाँ जी, बोलो। Yes. Ma'am, please repeat this para again. Surveys become important. Yes, ma'am. ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि ब्रिटिशर्स की ये हैबिट थी कि वो कुछ भी करने से पहले उसको अच्छे से जानते थे। जानने के लिए क्या होगा, हमें सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा ना, जिसके चलते ब्रिटिशर्स के टाइम में सर्वे जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए और काफी ज्यादा होने लगे। और वो सर्वे क्यों करते थे? वो सर्वे करते थे कि हमें सर्वे करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इंडिया से उठाएंगे। ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद था इंडिया में आने की, तो जो हमारी इंडिया सोने की चिड़िया थी उसको पूरी तरह से लूट के अपने ब्रिटेन, यस, किसका माइक ऑन है, तो उसको पूरी तरह से लूट के अपने ब्रिटेन में बेचना। इसके चलते उन्होंने सर्वे करना शुरू कर दिया। और वो सर्वे कौन कौन से थे? सबसे पहले उन्होंने टोपोग्राफी का सर्वे किया। टोपोग्राफी क्या होता है? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, कि इंडिया की फिजिकल फीचर्स के बारे में जानना, कि इंडिया की जमीन कहाँ पे है, कितनी जमीन जो है उसकी लैंड जो है हमारी, उसकी फर्टिलिटी अच्छी है, उसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, कैसे हमारे फॉरेस्ट हैं, कितने यहाँ पे हमारे जंगल है, इन सब के बारे में जानना। क्या हमारे इंडिया के गांव का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, फसल खेती बाड़ी कैसे करते हैं, ऑल द फैक्ट्स नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन। तो कहता है अगर उनको हमारे किसी भी रीजन के ऊपर एडमिनिस्टर करना है तो उनको पहले उस रीजन के बारे में जानना पड़ेगा, जिसके चलते उन्होंने टोपोग्राफी रिलेटेड सर्वे शुरू कर दिए। From the end of 19th century, census operation, कहता जैसे 19th century खत्म हुई, 20th स्टार्ट हुई, तो सेंसस ऑपरेशन भी शुरू हो गया। सेंसस ऑपरेशन क्या होता है कि लोगों के बारे में जानना, उन कितने, इस घर में कितने लोग हैं, इस गांव में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वो किस धर्म को मानते हैं, कैसा उनका स्टाइल ऑफ रिलीजियस, उनकी हैबिट्स क्या है, कितने लोग अर्न करते हैं, कितनी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ये सारी बातों के बारे में जानना। टू नो अबाउट द पीपल इज नोन एज द सेंसस सर्वे। अभी भी हमारे भी सेंसस सर्वे होते हैं ना, तुमने देखा ना, हर 10 सालों के बाद हमारा सेंसस सर्वे होता है। 10 सालों के बाद हमारे घर पे भी म्युनिसिपैलिटी से लोग आते हैं, वो लिखते हैं कि हाँ जी आपके घर में कितने लोग हैं, जी इतने हैं, बच्चे कितने हैं, जी इतने हैं, बूढ़े कितने हैं, जी इतने हैं, कितने लोग काम करते हैं, जी इतने हैं, पूरी डिटेल बनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेंसस सर्वे। और ये कब होता है? हर 10 सालों के बाद। कब होता है? हर 10 सालों के बाद। तो इसे क्या बोला जाता है? सेंसस सर्वे। तो उन्होंने सेंसस सर्वे शुरू कर दिया जानना। फिर उसके बाद दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, अंडरलाइन करो, इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। तो कहता है नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, कितनी जाति के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी, इसे क्या बोला जाता है? सेंसस सर्वे। इसके बाद और बहुत सारे सर्वेस हुए, बोटेनिकल सर्वेस होता है, जूलॉजिकल सर्वेस, हमारा कितना फ्लोरा फौना है, फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वेस टू नो अबाउट द हमारे जो मोन्यूमेंट्स है, एंथ्रोपोलॉजिकल लोगों के बारे में जानना, उनके धर्म के बारे में जानना, फिर फॉरेस्ट सर्वे, हमारे कितने जंगल है। इस प्रकार के डिफरेंट सर्वेस जो थे ब्रिटिशर्स ने करना शुरू कर दिया। अब सबको क्लियर हुआ? Which line we have to underline? Look, these prepared detailed records, यहाँ से from the end of 19th century census. Okay ma'am, okay ma'am. And underline full para up to forest surveys. ठीक है? Okay ma'am. Shall I proceed? Yes ma'am, yes ma'am. ठीक है, अब आया what official records do not tell। कहता अब क्या हुआ कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे ना, ये भी हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? अब मान लो मैं ब्रिटिशर्स के टाइम में मैं ऑफिसर हूँ, ठीक है, मैं बैठी हुई हूँ सेंसस सर्वे के उसके डिपार्टमेंट का, मैं सीनियर हूँ, ठीक है, मैंने सारे बंदों को भेजा कि चलो जी जाओ सारे अपना सर्वे करके आओ। जब आया पूरा सर्वे होने के बाद आया, तो वो मेरी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मैंने अपने दिमाग से कलेक्ट करी है, वो मैंने उसी हिसाब से बनाई है जो मेरा दिमाग मुझे जिस ट्रैक पे लेके गया, जिसके चलते उसमें और लोगों का ओपिनियन नहीं है।
तो उसके ऊपर हम टोटली ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते. From this vast corpus of the records, we can get to know lot, but कहता हम बहुत कुछ तो जान सकते हैं लेकिन पूरी तरह से हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते. But we must remember that these are office records. हमेशा ये बात दिमाग में रखना कि these are the office records and office records are prepared by the official. So official is a single person. Whatever he will see, whatever his mind is direct him, he will do according to that. So we can't fully trust तो कर सकते हैं but fully we can't, blindly we can't faith upon that. Clear? They were interested in and what they wished to preserve for posterity. Posterity क्या होता है? आने वाली पीढ़ी. तो आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे थे. These records do not always help to understand what other people in the country felt. कहते जब मान लो एक ऑफिसर रिकॉर्ड बनाया, वो गया, उसने जो देखा उसके हिसाब से उसने रिकॉर्ड बना दिया. उसने लोगों से ना पूछा, वो जो थे उससे एक ऑफिसर के व्यूज थे ना, बाकी लोगों के तो व्यूज नहीं थे. तो हम एक बंदे के व्यूज के ऊपर पूरी हिस्ट्री के लिए कैसे रिलाई कर सकते हैं? हमें उसमें इंफॉर्मेशन तो मिली, कुछ इंफॉर्मेशन तो मिली, बट फुली ब्लाइंडली वी कांट ट्रस्ट अपॉन दैट. इज दैट क्लियर? देन फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर. अब क्या होगा? उसके लिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा. अब कुछ और क्या देखना पड़ेगा हमको? When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. कहता necessity is the क्या है? जरूरत जो होती है लेकिन दवा हो जा. तो कहते जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने सोर्सेस भी ढूंढ लेते हैं. हमें अलग अलग, ये मेरे पास एक पागल बच्चा बैठा हुआ है तो ये मुझे बार बार तंग कर रहा है, इसी वजह से मुझे तुम्हें हंसी आ रही है. ये कभी नाच रहा है, कभी कुछ कर रहा है सामने मेरे, ठीक है? तो इसने मुझे तंग किया हुआ है. तो कहते हैं जब भी हमें जरूरत होती है तो उसके हिसाब से हमें सोर्सेस भी मिल जाते हैं. तो कहते उस तरह से हमारे पास और भी सोर्सेस थे हिस्ट्री को जानने के लिए. तो कहते सबसे पहला था हमारे पास we have diaries of the people. अब देखो कुछ लोग होते हैं उनको अपनी डायरी लिखने की आदत होती है, तो वो अपनी डायरी को लिख के बाद में पब्लिश करवाते हैं, वो मार्केट में बिकती हैं. जब उस डायरीज को हम पढ़ते हैं तो हमें उस टाइम के जो सर्कमस्टांसेस थे, हालात थे, उसके बारे में पता चलता है. फिर आया अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स कौन से होते हैं? जो यात्री होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं. ऐसे बहुत बड़े ट्रेवलर्स थे, हुआन त्सांग, फाहियान, ये है ना चाइना के बहुत बड़े ट्रेवलर्स थे. इनकी यही एक ही होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं और फिर वहां की जो भी कल्चर होता है, रिलीजन होता है, लोगों का स्टाइल होता है, उसको लिखते रहते हैं और फिर बाद में उसको पब्लिश करवा के मार्केट में बेच देते हैं. तो उससे भी हमें जब सोर्सेज, वो भी एक सोर्सेज हो जाता है हिस्ट्री को, उस समय की जो भी हैपनिंग्स थी उसको जानने के बारे में. फिर उसके बाद अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज. अब जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके बारे में ऑटोबायोग्राफीज लिखी जाती हैं. फिर ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स वर सोल्ड इन द लोकल बाजार. कहता ये सारे सोर्सेज होते हैं जो लोकल बाजार में बिकते हैं, जिसको एक पढ़ के हमें वहां की सारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. कहता देन एज प्रिंटिंग स्प्रेड, कहता धीरे धीरे जैसे ही हमारी डेवलपमेंट होने लगी, पहले तो कोई न्यूज़पेपर नहीं था, फिर जैसे प्रिंटिंग प्रेस लगना शुरू हो गई तो प्रिंटिंग प्रेस में न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश्ड एंड लेटर्स वर डिटेल्ड इन पब्लिक. लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, जब प्रिंटिंग प्रेस शुरू होने लगी तो हमारे जो लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने भी अपने व्यूज जो थे उसमें प्रिंट करवाना शुरू कर दिया, आर्टिकल्स आना शुरू कर दिया, जिसको आज भी डेवलप करके रखा हुआ है और उसको पढ़ के हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. कहता all these sources however were produced by those who were literate. कहता ये जो sources थे इनको बनाने वाले कौन थे? जो उस समय के पढ़े लिखे थे, ठीक है? Then from these we will not be able to understand how history was experienced and liked by the tribals. कहते जो पढ़े लिखे लोग थे, बाकी लोगों के बारे में नहीं थे जो अनपढ़ थे. तो अनपढ़ लोग उस समय कैसा सोचते थे? जो ट्राइबल्स लोग थे वो टोटली अनपढ़ थे, वो उस समय उनके लिए टाइम कैसा था? तो उनके बारे में इसमें कुछ भी हमें नहीं मिलेगा. तो उनके बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके बारे में जानने के लिए हमें ये हिस्ट्री की बुक पूरी थारोली पढ़नी पड़ेगी. ये जो तुम्हारा पहला चैप्टर था इसमें तुम्हें यही बताया गया है कि तुम्हारे आने वाले चैप्टर्स में क्या है, क्यों हिस्ट्री बनाई गई, क्यों हिस्ट्री की बुक बनाई गई. तुम्हें बताया गया क्यों इस पूरी हिस्ट्री की बुक को डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया. तो क्यों किया गया? क्योंकि हर एक चैप्टर्स को एक कोहेरेंस दिया गया, उस हर एक चैप्टर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाया गया. हर एक चैप्टर में एक ना एक स्पष्टीकरण है
जिसके अगेंस्ट हमारा पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। इन सारी पूरी आने वाले आगे चैप्टर्स को क्यों बनाया गया, ये पूरी नॉलेज हमारे पहले चैप्टर में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। अब आप अपना चैप्टर रीड करो, जो भी कोई डाउट हो वो आप मेरे से पूछ लेना, और इसकी रिकॉर्डिंग में